पिछले एपिसोड में चेन पिंगन और ली बाओपिंग सफर में आगे बढ़ रहे थे जब अचानक एक अजनबी सफेद गधे के साथ सामने आ गया। टोपी पहने, कमर पर हरी बांस की म्यान और हाथ में शराब की बोतल। चेन पिंगन ने तुरंत सतर्कता दिखाई। ये आदमी कौन था, मित्र या शत्रु? इस सफर का पहला बड़ा मोड़ आ चुका था। आखिर ये रहस्यमयी तलवारबाज कौन था? इस एपिसोड में हम देखते हैं। चेन पिंगान की नजर सीधी उस हरे बांस के म्यान पर गई जो इस अजीबोगरीब इंसान की कमर से बंधी थी। क्या तुम सच में एक तलवारबाज हो? उसने अपना चेहरा पूरी तरह से मासूम बनाए रखा, लेकिन असल में वह इस आदमी का इरादा भपना चाह रहा था। आलियंग ने अपने सिर पर पहनी बांस की टोपी हाथ में ली और अपनी तलवार पर हल्का सा हाथ मारा। इस वक्त मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरी तलवार के काबिल हो, इसीलिए मैं मजाक में यह तलवार जैसा दिखने वाला खंजर लिए घूम रहा हूं। भाई, अब यह तो पूरी तरह से शेखीबाजी वाली बात हो गई। चेन पिंगान को तुरंत ल्यू बाकियाओ की याद आ गई। अगर ये दोनों मिल जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़बोलापन इनका ही होगा। पीछे से जूलू और उसके पिता जू हे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जूलू को यह आदमी बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लग रहा था। पिता, मैंने इससे ज्यादा घमंडी आदमी आज तक नहीं देखा। क्या इसके दिमाग में कोई पेंच ढीला है? भाई, जूलू पूरी तरह से बड़बोले आलियंग का मजाक उड़ा रही थी। अब यहां जूहे का अनुभव सामने आया। उसकी नजर सीधे आलियंग की कमर से बंधे चांदी के शराब के लौकी पर गई। वह लौकी इतना पुराना था कि उसका रंग चमक कर शीशे जैसा हो गया था। मैं इसके अंदर कोई विशेष ताकत नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। फिर उसने बहुत खास बात कही। हमारे पेट्रियार्क ने हमेशा कहा है, जब भी सफर में रहो तो साधु, बूढ़े भिक्षु, बच्चे और नशे में धुत लोगों से हमेशा सावधान रहो। भाई, मतलब जितना कोई दिखने में मासूम लगे उतना ही खतरनाक हो सकता है। जूलू ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह रोमांचित थी। काश ये आदमी सच में कोई हत्यारा निकले ताकि मैं अपनी पहली असली लड़ाई लड़ सकूं। भाई, जूलू का यह एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर था। चेन पिंगान अब पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। क्या तुम मुझे ढूंढने आए हो? अलियंग मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें ग्रेट सुई नेशन की सीमा तक ले जाने आया हूं। हम साथ यात्रा करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। भाई, अब यह नया मोड़ था। यह आदमी कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि सफर में चेन पिंगन का साथी बनने आया था। चेन पिंगन ने एक और टेस्ट किया। क्या तुम मास्टर रुअन को जानते हो? भाई, रुअन क्योंग से जुड़े सवाल पूछने का मतलब था, अगर यह आदमी झूठा हुआ तो यहीं फंस जाएगा। लेकिन आलियांग मुस्कुराया और आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, मैं उन्हें जानता हूं। अब चेन पिंगान ने राहत की सांस ली। अगर यह मास्टर रुअन को जानता है तो शायद सच बोल रहा है। चेन पिंगन पूरी तरह से आश्वस्त था कि रुआन क्योंग अपना वादा निभाएगा। अगर रुअन क्योंग ने कहा है कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है, तो वो जरूर निभाएगा। और यही कारण था कि जब ये रहस्यमयी व्यक्ति अचानक उनकी यात्रा के शुरुआती चरण में ही आ गया, तो चेन पिंगन को एक बड़ा संकेत मिला। मतलब, यह आदमी रुआन क्योंग की नजर के ठीक नीचे आया है। तो इसका मतलब यह था कि यह व्यक्ति सनस्कोच माउंटेन, डॉन क्लाउड माउंटेन या ओल्ड ड्रैगन सिटी का नहीं था। चेन पिंगान के आत्मविश्वास को और मजबूती तब मिली जब जू लू और जू हे भी सामने आ गए। अगर ये दोनों यहां हैं तो स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मतलब, अभी कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चेन पिंगन ने मनी मन सोचा, अगर ये आदमी सच में कोई मुसीबत लाने वाला होता तो रुअन क्योंग इसे यहां तक पहुंचने ही नहीं देता। लेकिन भाई, चेन पिंगन इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता। अगर ऐसा है तो चलो पहले मास्टर रुअन से मिलते हैं। मुझे एक गुप्त रास्ता पता है जो सीधे शहर के पूर्वी दरवाजे तक जाता है। आलियंग के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। क्या तुम हमेशा इतने ज्यादा सतर्क रहते हो? जिंदगी में कभी कभी थोड़ा जोखिम भी लेना चाहिए। भाई, अब यह बात तो पूरी तरह से आलियांग जैसी पर्सनैलिटी को शोभा देती थी। चेन पिंगान को अब भी पूरा यकीन नहीं था
इसीलिए उसने सीधे जूही को आदेश दिया, जूहे, क्या तुम जूलू को बॉपिंग को वापस शहर ले जाने के लिए कह सकते हो? हम कहीं जाने की जल्दी में नहीं है। भाई, अब चेन पिंगान पूरी तरह से इसे एक असली टेस्ट की तरह ले रहा था। जूही कुछ देर सोचता रहा, फिर सिर हिलाया। यह एक अच्छा विचार है। फिर उसने जूलू को आदेश दिया, लुएर यंग मिस्ट्रेस को वापस शहर ले जाओ। मैं चेन पिंगन के साथ यहां रुकता हूं और आलियंग के साथ बातचीत करता हूं। भाई, अब यहां कहानी और भी दिलचस्प हो गई थी। क्या आलियंग सच में दोस्त था या कोई बड़ा खतरा? जूलू ने ली बॉपिंग का हाथ पकड़ लिया और हैरानी की बात यह थी कि ली बॉपिंग ने जरा भी विरोध नहीं किया। जूनियर अंकल, अपना ध्यान रखना। बस यह कहते हुए वह तुरंत ही जूलू के साथ शहर लौट गई। भाई, इतनी समझदारी और इतनी परिपक्वता किसी छोटे बच्चे में कम ही देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी ओर जूलू तो सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, लड़ाई। काश मैं अपने फादर की जगह यहां होती। भाई, यह लड़की बस किसी तरह से एक असली मार्शल आर्ट्स की लड़ाई में कूदना चाह रही थी। अलियांग ने आंखें घुमाई और अपनी शराब की लौकी कमर से निकाल ली। फिर अपने सफेद गद्दे के किनारे टिक कर एक घूंट लिया और हंसते हुए बोला, दोनों चले गए। अब हम तीनों आराम से बैठकर 15 मिनट इंतजार करेंगे, फिर शहर चलेंगे। फिर उसने जूहे की ओर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा, तुम खुद भी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट लगते हो, सही कहा ना? जूहे अब पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। अलियांग ने अपनी शराब की लौकी को हिलाते हुए कहा, तुम इसे पहचानते हो? लेकिन तुरंत ही उसने खुद को टोका और सिर पर हल्की सी थपकी मारी। अरे हां, तुम्हारी यह जूल स्मॉल वर्ल्ड तो अभी अभी बाहरी दुनिया से जुड़ी है, तो तुम्हें यह चीज कैसे पता होगी? भाई, यह आदमी खुद ही सवाल करता है, खुद ही जवाब देता है और खुद ही बहस खत्म भी कर देता है। फिर उसने पुरानी विलो ट्री की ओर इशारा किया और कहा, चलो वहां बैठकर बातें करते हैं। चेन पिंगन और जूहे ने एक दूसरे को देखा और सोचा, यही सही मौका है इस आदमी को और अच्छे से परखने का। तीनों वहां जाकर बैठे और आलियंग ने अपनी टोपी वापस पहन ली। फिर उसने अपनी शराब की लौकी निकाली और मुस्कुराते हुए पूछा, कोई पीना चाहेगा? अकेले पीने का कोई मजा नहीं आता। यह अस्ट्रल इमॉर्टल वाइन है जो 2 टाइल सिल्वर में सिर्फ 50 मिलीलीटर मिलती है। ग्रेट सुई नेशन में यह अमीरों की पसंदीदा शराब है। भाई, यह बंदा तलवारबाज कम और शराब का सेल्समैन ज्यादा लग रहा था, लेकिन चेन पिंगन ने तुरंत मना कर दिया, मैं शराब नहीं पीता। जूहे ने भी सिर हिलाया, जब तक मैं मार्शल आर्ट्स में पूर्णता हासिल नहीं कर लेता तब तक शराब नहीं। अलियांग ने एक लंबी सांस ली और कहा, भाई, तुम लोग तो बड़े ही बोरिंग हो। मैंने हाल ही में एक ऐसा आदमी देखा था जो सच में एक दिलचस्प इंसान था। लेकिन तभी उसने देखा कि चन पिंगन और जूही उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। अबे, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? चेन पिंगान ने धीरे से गला साफ किया और बिना कुछ कहे ऊपर इशारा कर दिया। अलियांग चौंका, क्या हुआ? उसने सिर घुमाया और ऊपर देखा। सामने सिर्फ एक जोड़ी टांगें दिख रही थी जो विलो ट्री की पतली टहनी पर टिकी हुई थी। क्या क्या फिर उसने और ऊपर देखा। एक मध्यम उम्र का आदमी उसे बिल्कुल सीधे घूर रहा था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह आदमी लगभग 75 से 80 किलो का होगा, लेकिन फिर भी विलो की पतली टहनी पर ऐसे खड़ा था जैसे वह बस एक पंख जितना हल्का हो। अलियंग की पूरी बॉडी जम गई। हा हा हा, और फिर धड़ाम, अलियंग पानी में गिर पड़ा। भाई, अलियंग का पूरा अंदाज, पूरा स्टाइल एक पल में ही उड़ गया। वह इतना चौंक गया कि संतुलन खो बैठा और सीधा पानी में जा गिरा। हा हा हा। चेन पिंगान और जूए बिना हिले डुले खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में हल्की हंसी थी। वहीं दूसरी ओर आलियंग पानी में भीगते हुए बाहर निकल रहा था, लेकिन उसका पूरा स्वैग अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। भाई, जो आदमी कुछ सेकंड पहले कह रहा था कि वह महान तलवारबाज है, वह पानी में लथपथ था। और तभी वह आया। जिस शख्स ने इस नजारे को पूरी गंभीरता से देखा, वह कोई और नहीं बल्कि खुद रुअन क्योंग था। ओल्ड मैन यांग पहले ही कह चुका था, रुअन क्योंग को इस पूर्व जूल स्मॉल वर्ल्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह सिर्फ तलवारें गढ़ने में रुचि रखता है।
मीना, जब तक कोई नियम न तोड़े, रुअन क्योंग किसी भी चीज में दखल नहीं देता। लेकिन आज कुछ था जिसने उसकी पूरी रुचि खींच ली थी। रुअन क्योंग ने महसूस किया कि आलियांग के पास कोई ऐसी चीज है जिसमें विशाल और प्योर सोर्ड कुई मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे इस सोर्ड कुई में कुछ जाना पहचाना लग रहा है। रुअन क्योंग को अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिली थी, लेकिन उसने इसके बारे में सुना जरूर था। यही कारण था कि वह लोहार की दुकान छोड़कर इतनी जल्दी यहां आया था। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम डिवाइन प्लेटफॉर्म से वेजिन हो? भाई, अब यह तो पूरी तरह से गेम चेंजर सवाल था। अलियांग, जो अभी तक पानी में गिरा पड़ा था, तुरंत संभलने लगा। वह पानी में हाथ पैर मारते हुए बाहर निकला, अपनी शराब की लौकी उठाई और अपना बांस की टोपी झाड़ते हुए बोला, मैं वेजिन नहीं हूं, मैं अलियांग हूं। भाई, अभी कुछ देर पहले जो आदमी खुद को महान तलवारबाज कह रहा था, वह पानी से भीगा हुआ बिल्कुल एक गीली बिल्ली जैसा लग रहा था। लेकिन रुअन क्योंग अब भी गंभीर था। रुअन क्योंग ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम मुझे अपनी शराब के कुछ घूंट दे सकते हो? अलियांग ने बिना सोचे समझे अपनी शराब की लौकी रुअन क्योंग की ओर उछाल दी। बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना, मुझे लौटानी पड़ेगी। भाई, आलियांग इस हालत में भी अपनी चीजें किसी और को पूरी तरह से सौंपने के मूड में नहीं था। रुअन क्योंग ने एक घूंट लिया और फिर मुस्कुराया। ये 5 येलो वाइन नहीं है। अब भाई, ये एक ट्रिगर पॉइंट था। आलियांग ने गुस्से में आंखें घुमाई और झुंझलाकर कहा, उन्होंने इसकी कीमत बढ़ा दी। भाई, दुनिया की सबसे बड़ी तलवारबाजी की बातें चल रही थी और यहां अलियांग को शराब की बढ़ती कीमतों की चिंता थी। रुअनचुंग जोर से हंस पड़ा और उसने शराब की लौकी वापस उछाल दी। तुम इतनी जल्दी यहां क्यों आ गए? मुझे लगा था कि तुम्हें यहां तक पहुंचने में 10 दिन तो लगेंगे। आलियांग ने गुस्से से जवाब दिया, तुम सेज हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सब जगह अपनी नाक घुसा सकते हो। भाई, रुअनक्योंग की कद्र दुनिया करती है, लेकिन आलियांग उसे भी झाड़ने में माहिर है। रुअनक्योंग ने गहरी नजर डाली और पूछा, क्या तुम्हें ड्रैगनस्पाइन माउंटेन की जिम्मेदारी दी गई है? आलियांग ने सिर हिलाया, नहीं, यह मेरा काम नहीं है, कोई और इसकी देखरेख कर रहा है। लेकिन रुआन क्यूंग ने एलियांग के चेहरे पर हल्की बेचैनी देख ली। लगता है इसको किसी बात की चिंता है। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रास्ते में उस डाओइस्ट नन से टकरा गए? अब भाई, अलियांग का पूरा चेहरा एकदम सीधा हो गया। मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो। और यह कहकर अलियांग तुरंत चुप हो गया। रुअन क्योंग ने एक गहरी सांस ली और इस बात को वहीं छोड़ दिया। विंड स्नो टेम्पल एक ऐसा स्थान जहां अनगिनत महान तलवारबाज पैदा हुए थे, और उन्हीं में से एक था ड्रंकन सोर्ड इमॉर्टल। यह शख्स कोई आम इंसान नहीं था। वह तलवारबाजी का एक अनमोल रत्न था, लेकिन उसे टेम्पल में कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह शायद ही कभी वहां रुकता था। इतना रहस्यमयी, आखिर वह कौन था? जब वह पहली बार विंड स्नो टेम्पल पहुंचा, तब उसकी उम्र केवल 20 साल थी, लेकिन वहां के सैकड़ों साल पुराने दिग्गज कल्टीवेटर्स को उसे ग्रैंड मास्टर कहना पड़ता था। भाई सोचो जरा, 100 साल के लोग 20 साल के लड़के को ग्रैंड मास्टर बोल रहे थे। लेकिन जब उसके मास्टर ने ब्रेक थ्रू की कोशिश में अपनी जान गंवा दी, तब से वह टेम्पल से दूर हो गया। उसके शिष्यों में कोई महान प्रतिभा नहीं थी, इसीलिए उसने अकेले दुनिया घूमने का फैसला कर लिया। 7 से 8 साल तक वह केवल यात्रा करता रहा। मंदिर में केवल अपने गुरु की पुण्यतिथि पर लौटता था और वहां भी किसी से बात नहीं करता था। अबे, यह बंदा कितना कूल और मिस्टीरियस है। इस आदमी के पास था एक अनमोल सोर्ड नर्चरिंग गोर्ड, जिसका उपयोग तलवारों को पोषण देने के लिए किया जाता था। लेकिन इस इंसान ने इसका इस्तेमाल फ्लाइंग सोर्ड्स तैयार करने के लिए नहीं किया, बल्कि इसमें शराब भरने के लिए किया। भाई, ये बंदा बस शराबी बनने के लिए पैदा हुआ था। लोगों ने उसका नाम रख दिया ड्रंकन स्वॉर्ड इमॉर्टल। जब भी यह शराब पीता था, तो अपने गधे की पीठ पर लेटकर दुनिया घूमता था। वाह, ऐसा बंदा जिंदगी में एक बार ही देखने को मिलता है।
फिर एक दिन वह एक डाओइस्ट नन से टकराया जो पूरे महाद्वीप की सबसे प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स में से एक थी, और बस पहली नजर में वह उसके प्यार में पागल हो गया। अरे भाई, इतनी महान तलवारबाजी की ट्रेनिंग छोड़कर यह दिल के चक्कर में पड़ गया। लेकिन अफसोस, वह लड़की किसी भी हाल में किसी के साथ नहीं रहना चाहती थी, और उसकी यह दास्तान पूरे ईस्टर्न ट्रेजर्ड वायल कॉन्टिनेंट में एक मजाक बन गई। भाई, एक तरफा प्यार हो और लोग मजाक ना उड़ाए, ऐसा कहां होता है। रुअन चोंग ने एक गहरी नजर डाली और कहा, तो फिर मैं चेन पिंगन और बाकी सभी की सुरक्षा तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं। अलियांग ने सिर हिलाया और रुअन क्योंग ने सम्मानपूर्वक मुट्ठी बांधकर विदा ली, फिर एकदम हवा में गायब हो गया। पेड़ की एक टहनी अब भी कांप रही थी। यही सबूत था कि वह यहां था। भाई, ये आदमी तो गजब तेज था। अब जूहे का चेहरा एकदम बदल चुका था। उसने पहले एलियांग को बस एक बड़बोला शराबी समझा था, लेकिन अगर रुअन क्योंग उसे इतनी इज्जत देता है तो इसका मतलब यह आदमी मामूली नहीं हो सकता। वह झिझकते हुए बोला, ए लियांग, सीनियर ए लियांग, क्या आप विंड्सनो टेम्पल से हैं? लेकिन आलियांग का जवाब एकदम सुस्त था। मेरा विंड्सनो टेम्पल से कोई लेना देना नहीं। भाई, यह बंदा अपनी सच्चाई क्यों छिपा रहा है? जूहे अब पूरी तरह समझ चुका था। यह आदमी असल में एक बहुत बड़ा तलवारबाज है। जो आदमी रुअन क्योंग से इस तरह बात कर सकता है, जो आदमी एक बार में पूरी दुनिया घूमता रहता है, उसकी कमर से बंधी हरे बांस की म्यान में जरूर कोई दिव्य तलवार होगी। शायद वह तलवार इतनी शक्तिशाली हो कि पहाड़ों को काट सके, समुद्र को बांट सके। अब जू है पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। अलियंग जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। एलेंग ने एक लंबा घूंट शराब का लिया, फिर अचानक बोला, वो छोटी लड़की वापस आ गई। चेन पिंगान तुरंत पीछे मुड़ा और देखा ली बाओपिंग और जूलू वापस उसी रास्ते से लौट रही थी, लेकिन इस बार वे अकेली नहीं थी। उनके साथ एक खच्चर भी था जिसकी पीठ पर भारी सामान लदा था, और सबसे चौंकाने वाली बात, ली हुआई और लिन शोई भी उनके साथ थे। अबे, ये दो कहां से आ गए? चेन पिंगन दौड़कर उनके पास गया और उसने देखा कि ली बाओपिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। जूलू ने तुरंत समझाया, हम रास्ते में इन दोनों से टकरा गए। इन्होंने कहा कि ये हमारी यंग मिस्ट्रेस के साथ माउंटेन क्लिफ एकेडमी जाना चाहते हैं। फिर हमारे पेट्रियार्क आए और उन्होंने हमें वापस भेज दिया। चेन पिंगन ने जूलू से यह नहीं पूछा कि पेट्रियार्क कौन था। उसकी पूरी नजर अब लीहुआई और लिनशोई पर थी। लीहुआई ने ठुड्डी ऊपर उठाकर अकड़ भरे अंदाज में कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ न जाऊं तो और क्या करूं? इस शहर में रहकर भिखारी बन जाऊं? लीन शॉई हमेशा की तरह शांत था। उसने बस इतना कहा, जोखिम और इनाम साथ साथ चलते हैं। लेकिन ली बाओपिंग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम दोनों ईस्ट गेट से एकेडमी जा सकते थे। जूनियर अंकल और मुझे तुम्हें साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? बस, अब लीहुआई भड़क गया। ली बाओपिंग, हम साथ में मौत के मुंह से बचकर आए हैं। तूने ऐसा कैसे कह दिया? भाई, यह दोनों तो एक दूसरे से भिड़ने के लिए ही बने हैं। लिन शुई ने शांत स्वर में कहा, अगर हम अकेले निकलते तो शायद ग्रेट ली एम्पायर की सीमा तक भी नहीं पहुंच पाते। चेन पिंगन ने यह सुनकर सहमति में सिर हिला दिया। फिर उसने ली बाओपिंग के सिर पर हल्के से हाथ रखा ताकि वह और कुछ ना बोले। इसके बाद उसने पूछा, शी चुंजिया और दोंग शुइजिंग का क्या? लिनशोई ने समझाया, पेस्ट्री शॉप के लोग शी चुंजिया को राजधानी ले जा रहे हैं। दोंग शुइजिंग ने सुना कि स्कूल फिर से शुरू हो रहा है। अब वह तुम्हारी जगह ब्लैकस्मिथ शॉप में मजदूरी कर रहा है। चेन पिंगान ने बच्चों को देखा और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो हम सब साथ चलेंगे। और इस तरह हमारी अनोखी टीम पूरी हुई। अलियांग ने अपने सफेद गधे को घसीटते हुए नदी के किनारे से लाया और चिढ़े हुए अंदाज में कहा, एक छोटी सी प्यारी लड़की हमारे साथ चले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दो लड़के कहां से टपक पड़े? भाई, आलियांग को इस टीम में नए सदस्य जोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन तभी ली हुआई तुरंत भड़क उठा, तू कौन है बे? अरे भाई, तू आलियांग से ऐसे कैसे बात कर सकता है?
अलियांग ने एकदम सीरियस चेहरा बनाया और कहा, मैं तेरा खोया हुआ बाप हूं। ली हुआई का चेहरा तुरंत फ्रीज हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। भाई, वह बिल्कुल पत्थर बन गया। अलियांग को थोड़ा अजीब लगा। क्या सच में इस लड़के के बाप की कोई कहानी है? लेकिन अगले ही पल ली हुआई ने अपने चेहरे पर एक बड़ा सा मजाकिया एक्सप्रेशन लाकर कहा, तूने सोचा मुझे उल्लू बना लेगा? भाई, आलियांग खुद ही उल्टा चौंक गया। ये छोटे शहर के बच्चे तो कमाल के हैं। चेन पिंगान ने अचानक एलियांग से पूछा, तुम हमारे शहर की बोली कैसे जानते हो? आलियांग ने हंसते हुए कहा, जाओ रुअन क्योंग से पूछो। चेन पिंगान ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस जिज्ञासा थी। आलियांग ने उसे टोकते हुए कहा, इतनी कम उम्र में इतनी गहरी बातें सोचना ठीक नहीं। भाई, आलियांग को अब लगने लगा था कि चेन पिंगन कुछ ज्यादा ही सोचता है। अब टीम पूरी हो चुकी थी। आलियांग और उसका सफेद गधा सबसे आगे, चेन पिंगन और बच्चे उनके पीछे, और जूहे और जूलू सबसे पीछे। चलो, ये अनोखी टीम सफर के लिए तैयार है। आलियांग ने बताया कि रास्ता ज्यादा कठिन नहीं है। बस आयरन टैलिस्मन रिवर को दक्षिण दिशा में फॉलो करना था और जल्द ही ग्रेट ली एम्पायर के मेन रोड तक पहुंच जाते। सिंपल है ना? लेकिन आलियांग और सिंपल एक साथ नहीं चलते, क्योंकि जब आलियांग तुम्हारे साथ हो तो सफर सामान्य नहीं हो सकता। और इस सफर में सबसे बड़ा ट्रबल मेकर कौन था? ली हुआई अचानक आलियांग के पास पहुंचा और हाथ कमर पर रखकर बोला, ओए, तेरा गद्दा मेल है या फीमेल? आलियांग ने ली हुआई को घूरते हुए कहा, तुझे इससे क्या मतलब? ली हुआई एकदम मासूम चेहरा बनाकर बोला, क्या मैं इस पर थोड़ा बैठ सकता हूं? अलियांग की आंखों में चिढ़ झलक उठी। अबे, मैं खुद इस पर नहीं बैठता, तुझे क्यों दूं? ये इतना कीमती है कि मैं खुद नहीं चढ़ता तो तुझे क्यों दूं? क्या तू सच में मेरा बेटा है? भाई, अलियांग से पंगा लेना कोई आसान बात नहीं। अब ली हुआई ने एक और बम फोड़ा। अगर तू मुझे गधा दे देगा तो मैं अपनी मां को तेरे से शादी करने के लिए कहूंगा। हां, लेकिन अगर मेरी मां नहीं मानी तो गधा फिर भी मेरा रहेगा। अबे, ये क्या शर्त रख दी इसने? हम अलियंग फट पड़ा। साले, तुझे और तेरी मां को भाई, अलियंग का सब्र अब टूट चुका था। लेकिन ली हुआई तो ली हुआई था। अलियंग, एक पिता के रूप में मैं तुझसे कहना चाहता हूं, तेरा गुस्सा बहुत ज्यादा है, इसे थोड़ा कंट्रोल कर। भाई, ये बच्चा तो आलियंग को ही ज्ञान दे रहा था। फिर ली हुआई ने हाथ पीछे रखे और बड़े बुजुर्गों की तरह सिर हिलाते हुए चला गया। अलियंग वहीं खड़ा उसे देखता रह गया, जैसे अभी अभी उसे बिजली का झटका लगा हो। ली हुआई ने आलियंग को पूरी तरह स्पीचलेस कर दिया। चेन पिंगन के सामने खड़ा था एक रहस्यमयी आदमी, एलियांग। उसकी कमर पर बंधी हरी बांस की म्यान और हाथ में पकड़ी शराब की बोतल उसे किसी आम व्यक्ति से अलग बना रही थी। आखिर ये आदमी कौन है? क्या वो सच में एक महान तलवारबाज है या बस एक ढोंगी? ली हुआई और अलियांग के बीच एक मजेदार बातचीत होती है और ली हुआई की बातों ने अलियांग को पूरी तरह से स्पीचलेस कर दिया। अलियांग ने सोचा था कि वो ली हुआई को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन हुआ उल्टा। अब अलियांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। अब सवाल यह है, क्या आलियांग वास्तव में चेन पिंगन की मदद करेगा या फिर उसके इरादे कुछ और ही हैं? इस सफर में आगे क्या होगा? चेनपिंगन और उसके साथियों के लिए कौन कौन से नए खतरे इंतजार कर रहे हैं? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड।